दोस्तों आज हम कार्डियोलॉजी में आगे बढ़ते हुए कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नाम की बीमारी के बारे में सीखेंगे। दोस्तों क्या आपको थोड़ा बहुत काम करने पर भी थकावट होने लगती है? क्या आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हो तब भी सांस फूलने लगती है? और क्या आपके पैरों में सूजन आ रही है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो समझिए कि आपको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्या है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका निदान क्या है और इसका उपचार क्या होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे ताकि आप किसी की जान बचा सके और जानकारी से आप खुद की भी जान बचा सकते हैं। इसलिए कार्डियोलॉजी और हार्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और हार्ट अटैक दोनों को कई बार लोग एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं। दोस्तों कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और हार्ट अटैक में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज ये सब चीजें मैं आज आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं, इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। कई लोग वीडियो को थोड़ा देखते हैं और स्किप कर देते हैं, ऐसे में अधूरा ज्ञान जो है आपके लिए खतरनाक है। ये तो आप लोगों ने सुना ही है। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कैसे होता है और ये हार्ट अटैक से कैसे अलग है। दोस्तों कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी पंपिंग करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपके हार्ट को भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और साथ ही साथ आपका हार्ट जो है पंप अगर ठीक से नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर को भी भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपके हार्ट की काम करने की क्षमता में कमी आती है, जिसकी वजह से हार्ट फेल होने की वजह से जो है हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक में क्या होता था कि आपके हार्ट की जो मसल्स होती थी, जो टिश्यूज होती थी, उसमें रक्त की आपूर्ति ना होने पर हार्ट की मसल्स और टिश्यूज को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए जो है आपके हार्ट में तेजी से पेन होता था और आपको हार्ट अटैक परिणाम स्वरूप आ जाता था। तो इसलिए हार्ट अटैक से ये थोड़ा सा अलग है। ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके जो हार्ट की काम करने की क्षमता है वो कम हो गई है और परिणाम स्वरूप आपके हार्ट को जो है भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा रही है काम करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या होगा, कैसे आप जानेंगे कि जो है आपको ये बीमारी हो रही है और उचित समय पर आप डॉक्टर को दिखा करके उनकी सलाह लेकर के आप ट्रीटमेंट चलवा सकें। इसके लिए जरूरी है कि कुछ लक्षण आपको दिखाई दें, तभी आप समझ पाओगे। दोस्तों इसमें मुख्य लक्षण जो होता है कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि थोड़ा बहुत भी आप काम करोगे तो आपको थकावट सी महसूस होने लगेगी और थोड़ा बहुत सीढ़ी पे चढ़ लिए या कुछ भी काम आपने किया तो आपकी सांस जो है तेजी से फूलने लगेगी। दोस्तों ये मुख्य लक्षण होता है हार्ट अटैक का। कई बार लोग सांस फूलता है जिसको नॉर्मल समझ लेते हैं कि भाई हो सकता है कि जो है पल्मोनरी डिसीज की वजह से जो है सांस फूल रही हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की वजह से सांस फूल रही है, अस्थमा की वजह से सांस फूल रही है, और ऐसे में उसको सांस फूलने की ट्रीटमेंट दे देते हैं। कई बार डॉक्टर के पास भी ऐसा मरीज आता है कि उसको सडनली सांस फूलने वाला पेशेंट आया और डॉक्टर क्या करता है, डेरिफालिन इंजेक्शन फट से लगा दिया। डेरिफालिन इंजेक्शन आप लगा दिए तो मरीज की सडन डेथ होगी। इसको कान खोल के सुन लीजिए आप, डॉक्टर्स को पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप किसी सांस फूलने वाले मरीज की डायग्नोसिस किए बिना उसको डेरिफालिन लगा दिए तो इसके लिए बहुत रिस्की है। होता क्या है कि जब मरीज की जो है सांस फूल रही होती है तो इसका कारण ये है कि उसका जो है हार्ट में उसको दिक्कत है, उसके हार्ट को भरपूर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पा रहा है और ब्लड से ही ऑक्सीजन कैरी हो रहा है। ऐसे में वो ऑक्सीजन लेने के लिए उसकी सांस फूल रही है और ऑक्सीजन लेने के लिए फूल रही है। आप अगर डेरिफालिन लगा दोगे तो ब्रोंकोडायलेटर है, वो ब्रोंकोडायलेटर हो जाएगा और सांस जो है मीडियम गति हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में आपके हार्ट को और भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा और ऑक्सीजन कम होने से आपका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, सडन मरीज की डेथ होगी। इसलिए हमेशा सांस फूलने वाले मरीजों में सावधान रहना, उनको जो है भरपूर डायग्नोसिस करने के बाद ही जो है आप उसको जो है इंजेक्शन या जो कुछ भी आप यूज करने वाले हो। सबसे पहले तो ऐसा पेशेंट आता है, इसका मैनेजमेंट जो है मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि सांस फूलने का सडन मैनेजमेंट कैसे करना है। वो पेशेंट आ रहा है तो कार्डियो है, कार्डियो का पेशेंट है या कोरोनिक का ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का पेशेंट है, यही तो डॉक्टर की काबिलियत देखी जाती है कि आप बीमारी को पता लगा पाओ। सडन आपके सामने जो आता है वो कार्डियक का पेशेंट है या अस्थमा का पेशेंट है, यहाँ पर डॉक्टर की कला काम करती है। फिर भी मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, नहीं तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों समझ लीजिए कि सबसे पहले तो यही मुख्य लक्षण है कि आपको जो है थोड़ा बहुत काम करने पर भी थकावट हो जाएगी और सांस फूलने लगेगा। तीसरा सबसे मुख्य लक्षण है कि पेशेंट के पैरों के टखनों के पास जो है सूजन मिलेगी, आप दबाओगे तो वो गड्ढा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए।
इस प्रकार की सूजन मिलेगी। टखनों के पास भी और तलवे के जो ऊपर भाग होता है पैर का अपना, वहां पर भी जो है पंजों के पास जो है सूजन मिलेगी। और पूरे पैर में भी कभी कभी सूजन आ जाती है। आप दबाओगे तो गड्ढा जैसा महसूस होगा। कई बार पूरे शरीर में भी स्वेलिंग मिलेगी, लेकिन शरीर की स्वेलिंग जो है अंदाजा जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन पैरों की जो स्वेलिंग होती है उससे आप तुरंत अंदाजा लगा पाओगे। तो दोस्तों ये सारे इसके मुख्य लक्षण हैं। ये 3 लक्षण हमेशा आप ध्यान दीजिए, 3 लक्षण से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीमारी का जो कारण क्या है, किस किस कारण से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। दोस्तों कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बीमारी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण को जानना आवश्यक है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका होगा, ऐसे कंडीशन में हार्ट फेल होने के चांस अधिक हैं। इसी को हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, CCF। इसके बाद दोस्तों आपके डायबिटीज वाले मरीज को भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने का खतरा अधिक रहता है। इसके बाद दोस्तों किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हो या किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तब भी ऐसा होता है, या कई एक्सीडेंटल केस में, और बहुत सारे कारण देखे गए हैं जिसकी वजह से जो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है। लेकिन ये मुख्य कारण है जो मैंने आज आपको बताएं। इसके बाद करता हूं कि आप जो है इसका निदान कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे कि यह कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ही है। दोस्तों डायग्नोसिस करने के लिए मरीज की जो है आपको ECG और 2D इको करके जो है देख लेना चाहिए कि ECG और 2D इको में कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डिसीज है। अब बात करते हैं कि आपको कंफर्म भी हो गया है, अब आप इसका इलाज क्या चलाएंगे, ट्रीटमेंट क्या चलाएंगे। दोस्तों मैं कुछ जानकारी के लिए ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं ताकि आपको जानकारी रहे, लेकिन इसका इस्तेमाल करके जो है आप ट्रीटमेंट घर पर बैठे मत लीजिए, डॉक्टर की सलाह लेके, कार्डियोलॉजी डॉक्टर की सलाह लेके कीजिए, क्योंकि वही आपको बताएंगे दवाई कितने टाइम चलेगी, कब तक बंद करनी है, क्या करना है। ये सारी चीज डॉक्टर डिसाइड करता है। फिर भी जानकारी के लिए, डॉक्टरों के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है और दवाइयाँ कैसे शरीर पर वर्क करती है और कैसे आपको आराम मिलेगा। सबसे पहले मैंने बोला दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर में आपको दिक्कत देखने को मिलती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो जिन मरीज को जो है हाई ब्लड प्रेशर भी है और लक्षण दिख रहे हैं डॉक्टर को, तो वो उसको एक फ्रूसरामाइड की टेबलेट चलाएगा ताकि जो है आपका जो एक्स्ट्रा पानी है वो जो है शरीर के बाहर निकल सके और किडनी का जो प्रेशर है वो कम हो सके। ऐसे में फ्रूसरामाइड नाम की टेबलेट जो है चलाई जाती है। फ्रूसरामाइड, टोरेसामाइड, लेसिक्स, ये सब टेबलेट मिलती हैं। ये डायूरेटिक टेबलेट्स होती हैं, इसको दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो है जो स्वेलिंग है वो पानी जो है पेशाब के रास्ते से निकले, और ऐसे में पेशेंट को पेशाब जो है अधिक लगती है। अब बात करते हैं कि दूसरी कौन सी दवा का यूज किया जाएगा। एक एंटीबायोटिक का दवा डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तीसरा चीज जो है दोस्तों, इस समय क्या होता है, हार्ट की जो रेट है, हार्ट बीट है, कम ज्यादा होने लगती है। ऐसे कंडीशन में टेबलेट डायगोक्सिन 0.25 mg का उपयोग किया जाता है, लेकिन टेबलेट 0.25 डायगोक्सिन को यूज करते समय डॉक्टर जो है बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हफ्ते में 2 बार ही देना पड़ता है, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है कि हार्ट की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट की गति धीमी होगी तो ब्लड फ्लो भी धीमा होगा, और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और ऑक्सीजन कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर हफ्ते में 2 बार खाने की सलाह इसको देता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको डॉक्टर ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट की टेबलेट 2.6 mg जरूरत पड़ने पर दिन में 2 बार दे सकता है। तो ये रहा इसका कुछ ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार देते हैं। इमरजेंसी में अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसका डायग्नोसिस करके इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना होता है। पहले जो है पेशेंट को जो है आप कुछ ना कुछ रिलीफ आप उसको देंगे, उसके बाद आपको निदान करना पड़ता है, उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है। पहले तो अपने जानकारी से, जो आपने सीखा है अपने मेडिकल कॉलेज में, उस जानकारी से आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस करना पड़ता है। माने आपने मरीज को देख के क्या डायग्नोस किया, सडन उसको ट्रीटमेंट दो। जब भर में आप डायग्नोसिस करने जाओगे, 2D को करने जाओगे, जब भर में ECG करने जाओगे, तब भर में मरीज मर जाएगा। इसलिए प्रोविजनल डायग्नोसिस में ही डॉक्टर की काबिलियत देखी जाती है। प्रोविजनल डायग्नोसिस अगर उसका पक्का है, माने मरीज को देखते ही उसको पता चल जाए कि कार्डियो का पेशेंट है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का पेशेंट है, COPD का पेशेंट है, तो जब वो समझ जाएगा कि भाई ये कार्डियो का ही पेशेंट है, तो उसका मैनेजमेंट उस हिसाब से कर देगा। आज ही अपने क्लिनिक पर ऐसा एक मरीज आया था, उसका ट्रीटमेंट हुआ, सही भी हुआ। तो दोस्तों मैं इसीलिए तो जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे बाकी डॉक्टर भी ये सब सीखे और मरीजों की जान बचा सकें। तो जब आप डायग्नोस कर लेंगे प्रोविजनल, उसको ट्रीटमेंट दे देंगे, मरीज को आराम मिल जाएगा। इसके बाद अपना डायग्नोसिस कर लीजिए, डायग्नोसिस के बाद परमानेंट ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए।
परमानेंट ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद मरीज को अपना फॉलोअप लेते रहिए। ये इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट रहा। अब आगे मैं बात करता हूँ कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे जो है वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। पूरी बात जो है बताना थोड़े से वीडियो में, थोड़े से समय में बताना मुश्किल होता है, और कोई भी जानकारी का अभाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ।